अच्छा बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था ना। और उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि क्रॉप्स क्या होती है, कि वाटर क्रॉप्स और हमने समझा था खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में भी समझा था ना। और इसके अलावा हमने क्या समझा था? इसके अलावा हमने समझा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाके उसको चेक कर लेना। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो उसके बारे में हम क्या समझेंगे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या पढ़ा था। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या है? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि फार्मर्स अपने फार्म पे करते हैं। जो किसान है वो अपने खेतों पे कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो क्रॉप है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। ठीक, तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और लास्ट में हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में परफॉर्म किए जाते हैं। कौन करता है इसको परफॉर्म? फार्मर्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये वाली प्रैक्टिस के बारे में कुछ बातें समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप एक बात बताओ कि मान लो एक बहुत बड़ा सा फार्म है ना, एक बहुत बड़ा सा फार्म है जिसमें जो फार्मर है जो उसमें खेती करता है। ठीक है, अब वो किसान जो है मान लो उसने एक बार उस पे क्रॉप अपनी ग्रो की, मान लो वीट की क्रॉप उसने ग्रो की। ठीक है, उसने बहुत सारे वीट के जो प्लांट्स थे वो लगा दिए और उसके बाद क्या हुआ? तो वो जो वीट की क्रॉप थी वो तो वहां पे बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, बहुत अच्छी फसल हो गई, उसको किसान ने काट भी लिया, हार्वेस्ट कर दिया। इसके बाद लेकिन जब इसके बाद उसने दूसरी क्रॉप वहां पे ग्रो की, मान लो पैडी की कर दी या मेज की कर दी, तो क्या उसने देखा कि जो मेज की क्रॉप थी वो उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुई, मतलब उतनी अच्छी जो क्रॉप थी वो नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? कि वीट की क्रॉप तो उसी लैंड पे उसने वीट की क्रॉप को भी ग्रो किया था तो वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गई, लेकिन जो पैडी की थी या मेज की क्रॉप थी वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है, अब मिट्टी में ही तो क्रॉप ग्रो करेंगे, सॉइल में ही तो क्रॉप ग्रो करेंगे। तो जो सॉइल है वो क्या है? उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है ना। अब ये जो सॉइल है इससे जो क्रॉप थी उसने सारे जो मतलब जो फर्स्ट क्रॉप फार्मर ने ग्रो की उसने क्या किया? वो सारे न्यूट्रिएंट्स उससे ले लिए। वो क्यों लिए? क्योंकि क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जैसे हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वैसे क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो उसने क्या किया? वहां पे जो क्रॉप्स की रूट्स थी उन्होंने क्या किया? वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए। तो वीट की क्रॉप तो बहुत अच्छे से हो गई, उसने सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए। लेकिन जब सेकेंड टाइम हमने क्रॉप को वहां पे लगाया तो जो मेज की क्रॉप थी या पैडी की क्रॉप थी उसको उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिले जितने के वीट की क्रॉप को मिले। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो वीट की क्रॉप है, जो पैडी की क्रॉप है या मेज की क्रॉप है उसे कम न्यूट्रिएंट मिले, तो वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई, उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई। तब अब क्या करेगा किसान? अब क्या करेगा फार्मर? तो अब वो क्या करेगा? अब उसमें कुछ वो न्यूट्रिएंट्स डालेगा, है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कुछ तो क्या होते हैं? नेचुरली बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं मैन्योर्स। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें केमिकली बनाया जाता है, कहाँ पर? फैक्ट्रीज में। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे फर्टिलाइजर्स। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्योर क्या चीज है। ठीक है, अब मैन्योर क्या है? तो मैन्योर क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक, मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये क्या चीज है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं, है ना। डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटा से, तो वो क्या हो गए? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए जिसे हम मैन्योर कहेंगे। अब ये बनते कैसे हैं? तो मान लो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फार्मर्स को चाहिए, तो कैसे बनेंगे? तो फार्मर क्या करेगा? किसान क्या करेगा? खेत में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना लेगा, एक पिट बना लेगा।
ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, उसमें जितनी सूखी गली पत्तियां हैं, टहनियां हैं, डेड प्लांट्स हैं, या एनिमल का एक्सक्रीटा है, या डेड एनिमल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें वो डाल देगा, या वेजिटेबल्स के पील्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो उसके अंदर डाल दिया उसने, किसमें, पिट के अंदर। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, सॉइल की एक लेयर डाल देगा, और फिर उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें, सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ और गाय का गोबर और इस तरीके की सारी एक्सक्रीटा, एनिमल और प्लांट्स के एक्सक्रीटा सब उसके अंदर डालते जाएंगे बड़े से गड्ढे में, और लेयरिंग करते जाएंगे उसकी, किससे, सॉइल से। मतलब एक बार ये सारी चीज़ें डाली, फिर दूसरी बार उस पर सॉइल की लेयरिंग कर दी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स डाले, और फिर उसके बाद उसमें सॉइल की लेयरिंग कर दी। ऐसे ऐसे करते करते वो पूरे पिट को भर देंगे, और उसके बाद उस पिट को, जो गड्ढा है, उसको ढक देंगे। तो काफी दिन बाद वो क्या होगा, वो सारी चीजें जो है वो रॉट हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, और उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगी, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ये तो आपने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिकम्पोज करते हैं इन सारी चीजों को, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो ये सारी चीजें इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगी, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये कंपोस्ट बन जाएगा या मैन्योर्स बन जाएंगे। अब ये जो कंपोस्ट या मैन्योर है, ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए। अब किसान क्या करेगा, उस पिट से वो सारे मैन्योर और कंपोस्ट जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो सारे लेके अपने खेतों में डाल देगा, जिससे कि उसको फ्री में नेचुरल तरीके से क्या मिल गया, उसको नेचुरल तरीके से मैन्योर मिल गया, जो कि प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया मैन्योर की बात। अब दूसरा क्या है, दूसरा है फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स की क्या जरूरत पड़ गई, जब मैन्योर हमारे पास ऑलरेडी है, हम फ्री में ले बना सकते हैं उसको, तो फर्टिलाइजर्स की क्या जरूरत है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझो कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ये क्या थे, मैन्योर क्या थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, और फर्टिलाइजर्स क्या है, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। अभी जब हम इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे तो मैं आपको इसको 1 बाय 1 बताऊंगी। अभी आप ये समझो कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और ये कहाँ बनते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, और इसको बनाता कौन है, इसको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, मतलब ये नेचुरल नहीं है, इनको बनाया जाता है। क्या है, ये केमिकल्स। अब ये क्यों, अब हमने यहाँ ये सोचा कि जब मैन्योर है तो हमें फर्टिलाइजर की क्या जरूरत है, तो वो इसलिए जरूरत है कि जो मैन्योर है उसमें कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं उस क्वांटिटी में जिसमें हम फर्टिलाइजर्स में मिलते हैं। जैसे जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और पोटाश है, ये सारी चीजें क्या है, ये हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे, और ये हमको फर्टिलाइजर्स में ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इसलिए हमको फर्टिलाइजर को बनाना पड़ता है, कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। तो ये तो हो गया डिफरेंस किसमें, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में। और फर्टिलाइजर्स में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब अगर फर्टिलाइजर डाल दिया हमने तो प्लांट जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप होगा, ठीक। तो इसलिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब तो ये बात हमें समझ में आ गई कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या है कि मैन्योर जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स केमिकल है, जो कहाँ मिलते हैं, जो कहाँ बनाए जाते हैं, जो कि बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, है ना, मैन मेड है, इसको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो मैन्योर है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते तो हैं लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होते हैं जितने कि फर्टिलाइजर्स में होता है। कि मतलब अगर हम फार्म पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालेंगे या मैन्योर डालेंगे तो प्लांट उतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा जितना कि हम फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोई भी नुकसान नहीं देते हैं। मतलब जो मैन्योर है वो कोई भी नुकसान नहीं होता उनसे, किसको, ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि वो क्रॉप खा रहे हैं, है ना, उस फसल को हम लोग यूज करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं है या एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन जब फर्टिलाइजर्स कहाँ डाला जाता है, जब फर्टिलाइजर्स सॉइल के अंदर डाले जाते हैं तो वो हमें नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली जब हम उस फसल को खाएंगे, उस क्रॉप को खाएंगे तो क्या होगा,
वो जो केमिकल्स उसके अंदर पड़े थे वो भी हमारे अंदर जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, इससे हमें नुकसान हुआ। तो एक तो ये हो गया, फर्टिलाइजर क्या है, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, और जब हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो वाटर का भी पॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब पानी उस खेत से बह के नदियों में जाएगा, है ना, फाइनली क्या होगा, उसमें बारिश हुई और वो पानी अगर नदियों में गया, वाटर पोल्यूशन भी होगा। क्यों, क्योंकि उससे वो जो जितने सारे उसके अंदर केमिकल्स थे वो कहाँ चले गए, नदी में गए, तो वाटर पोल्यूशन भी हुआ। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी है। दूसरा क्या है, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल को खराब करते हैं। धीरे धीरे सॉइल क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी में कमी हो जाती है। फर्टिलाइजर्स को अगर हम लगातार यूज करेंगे तो ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका, फर्टिलाइजर्स का। और मैन्योर से क्या होता है, मैन्योर से क्या होता है कि जो सॉइल की जो टेक्सचर है, सॉइल का टेक्सचर बहुत अच्छा होता जाता है ना, सॉइल पोरस होती जाती है। तो पोरस होने से क्या होगा कि उसमें जो गैसेस है उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। तो जब एयर का सर्कुलेशन, गैसेस का सर्कुलेशन सॉइल में अच्छा होगा तो क्या होगा, जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ, मैन्योर से क्या फायदे हुए, मैन्योर से फायदा ये हुआ कि इसमें जो सॉइल का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होगा, सॉइल की वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, और जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। बस इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें उतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जितने कि हम केमिकली बनाते हैं, है ना। फैक्ट्रीज में जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी क्या है, ज्यादा अच्छी जो है वो मैन्योर होती है। तो ये तो हो गए कुछ डिफरेंसेस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और क्या है इसके डिफरेंस में, कि जो मैन्योर्स है वो हम फील्ड में बनाते हैं, है ना, फार्मर्स कहाँ बनाते हैं, खेतों में बनाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो ये हो गए डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर का। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें और समझ लें, जैसे ये फील्ड फैलो है, क्रॉप रोटेशन है और मिक्स क्रॉपिंग है, ये क्या चीज है। अब इनको समझने से लिए हम एक चीज और समझते हैं कि जैसे मान लो हमने एक फार्म है, उस पे हमने वीट की क्रॉप से, सपोज वीट की क्रॉप हमने उस पर ग्रो की, ठीक है, और हम किसान ने क्या किया, हमने या फार्मर ने, है ना, तो फार्मर ने उस पर क्या किया, उसमें कंटिन्यूअस वीट की क्रॉप को ग्रो करता गया। तो क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूअस आप क्रॉप ग्रो करते रहोगे सॉइल में, तो क्रॉप क्या करेगी, वो पूरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी। पहली वाली क्रॉप एब्जॉर्ब करेगी, जो बचा हुआ है वो सेकंड वाली क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगी, जो थोड़ा और बचा हुआ वो सारा थर्ड वाली क्रॉप। तो लगातार जब क्रॉप वो एब्जॉर्ब करते रहेगी तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी, वो एकदम खत्म हो जाएगी, सॉइल बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं जो फार्मर है, वो फील्ड फैलो का क्या मतलब है, उस फील्ड को थोड़े दिन के लिए वो खाली छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, मान लें उन्होंने एक सीजन में वहां पर क्या किया, वीट की क्रॉप को ग्रो किया और फिर सेकंड सीजन पे उसको छोड़ दिया, उस पर कुछ नहीं ग्रो किया, फिर थोड़े दिनों बाद फिर उन्होंने दूसरी क्रॉप उस पर ग्रो की। तो उससे क्या होता है कि अगर जब उसको खुला ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स है, वहां पर होंगे, क्योंकि हमने उस पर कुछ ग्रो ही नहीं किया। तो वहां पे जब वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएंगे और मैन्योर बन जाएंगे। तो सॉइल में क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो फार्मर है या किसान है उस पर वापस उस पर क्रॉप को ग्रो करेगा, तो वापस उसको क्या मिलेगी, क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो कि सॉइल में कम हो गए थे। तो ये एक नेचुरल तरीका है क्रॉप्स को ग्रो करने का। इसका क्या नाम है, फील्ड फैलो, मतलब इसमें फील्ड को खाली छोड़ दिया जाता है। ये आप ध्यान रखना, फील्ड को क्या करते हैं, खाली छोड़ देते, उसमें कुछ नहीं ग्रो करते हैं। पहले कोई क्रॉप ग्रो की और उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद फिर दूसरी क्रॉप को उसमें ग्रो किया जाता है। तो ये हो गई फील्ड फैलो। अब सेकंड क्या है, क्रॉप रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने अपने पहले पढ़ा होगा क्रॉप रोटेशन के बारे में, लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर से बताती हूँ। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि फार्मर जो होता है वो क्या करता है, फील्ड में एक तरीके की क्रॉप उसने ग्रो कर दी, है ना। मान लो हम लोग अभी वीट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो चलो वीट का ही समझ लेते हैं। तो उसने क्या किया, वीट की क्रॉप को वहां पे ग्रो कर दिया, ठीक। अब उसके बाद उसने क्या किया, वीट की क्रॉप को ग्रो करने के बाद उसने सेकेंड टाइम पे वहां पर क्या ग्रो किया, उसने सेकेंड टाइम पे वहां पर पल्सेस ग्रो की, ठीक। अब पल्सेस क्यों ग्रो की,
पहले तो उसने वीट ग्रो किया, उसके बाद पल्सेस ग्रो की। अब उसने पल्सेस इसलिए वहां पे ग्रो की कि आपने ये पढ़ा है कि जो पल्सेस है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है, लेग्यूमिनस फैमिली को करती है ना, लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करती है पल्सेस। और लेग्यूमिनस फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ याद आया? लेग्यूमिनस फैमिली में क्या होता है कि उसके जो प्लांट्स होते हैं, ये मान लो इसका लेग्यूमिनस फैमिली का ये प्लांट है, ठीक है, तो इसके रूट में क्या होता है, इसके रूट में होते हैं नोड्यूल्स। याद आई कुछ बात? इसमें क्या होते हैं, इसके रूट्स में, लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट में क्या होते हैं, उनके रूट्स में क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं इन्हें हम? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेयर में हमारे सारे गैसेस है ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इस तरीके की बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, तो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये जो वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन है, अब इसको प्लांट जो है वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट नाइट्रोजन कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो अभी नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, ये नाइट्रोजन जो है, यही वाले राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। अब जब इन राइजोबियम बैक्टीरिया ने इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में, अब इसको आराम से ये वाले प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, तो इसको आराम से जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो नाइट्रोजन की कमी है इन प्लांट्स में वो उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने पहले वीट को हमने पहले क्या किया, तो हमने पहले वीट को फार्म पे ग्रो किया, तो उसने जब सारी नाइट्रोजन ले ली सॉइल की, तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट, कोई भी दाल जैसे सोयाबीन, मटर, इस तरीके की चीजें हमने, ये सारी लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करती है, इस तरीके की चीजें हमने क्या की, अपने फील्ड में ग्रो कर दी। अब उसमें क्या था, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या किया, वो सारी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के लेके, बहुत सारी नाइट्रोजन को लेके उन्होंने वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने कन्वर्ट किया तो सॉइल में क्या हुआ, बहुत सारी नाइट्रोजन आ गई, जो कि उसके लिए हेल्पफुल है, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो जब सीरियल के बाद जब पल्सेस के बाद नेक्स्ट जब हमने क्रॉप कोई दूसरी ग्रो की, मान लो वापस वीट की ग्रो की, तो वीट को वापस वो नाइट्रोजन मिल गई। समझ में आई बात, क्या होती है क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन का मतलब यही है कि पहले हम एक टाइप की क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसके बाद हम दूसरे टाइप की, जैसे पल्सेस को हमने ग्रो कर दिया, जैसे हमने लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट को ग्रो कर दिया, तो उसमें उसने क्या किया, उसने नाइट्रोजन की जो कमी हुई थी सॉइल में पहले, उसको पूरा कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप रोटेशन। समझ में आ गई अच्छे से, क्रॉप रोटेशन क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग भी वही है। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है कि हम वो जो सीरियल्स और पल्सेस, वो सारी क्रॉप को हम एक साथ ग्रो कर देते हैं। मतलब कि जैसे हमने वीट की भी क्रॉप को ग्रो कर दिया और उसके साथ हमने जो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट है, मतलब जो पल्सेस है, जैसे सोयाबीन है या पीज है या दालें हैं तरह तरह की, वो वाली क्रॉप को अगर हमने ग्रो कर दिया तो दोनों एक साथ ही हमने फील्ड में ग्रो कर दिया। तो क्या हुआ, तो जो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट थे, जो पल्सेस के प्लांट थे, उसमें क्या हुआ, उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया, उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया, उसने वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये कन्वर्ट हो गई तो बहुत सारी नाइट्रोजन हो गई, कहाँ पर, सॉइल के अंदर, तो उसको वीट ने ले लिया। तो इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग भी की जाती है, नेचुरल तरीके से सॉइल में न्यूट्रिएंट को बनाए रखने के लिए। ठीक, तो ये तो कुछ मेथड्स थे, तो नेचुरल तरीके से जो फार्मर्स है उसको यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, फील्ड फैलो है, क्रॉप रोटेशन है, मिक्स क्रॉपिंग है। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब फर्टिलाइजर्स होते कौन कौन से हैं, तो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है और एनपीके। एनपीके क्या है, एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा प्लांट को चाहिए होता है। तो जैसे एनपीके, तो एनपीके क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम।
तो ये जो चीज़ है ये प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो मुझे लगता है मैंने आज बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझा दिया एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि कैसे जो फार्मर्स हैं वो कैसे बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, पिट बनाते हैं, उसमें कैसे कंपोस्ट और मैन्योर को बनाया जाता है, या जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे नेचुरल तरीके से अपने फील्ड को खाली छोड़ देते हैं, या फिर उसमें क्रॉप रोटेशन करते हैं, या मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? जिससे कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की वो कन्वर्ट हो जाए और प्लांट्स को मिल जाए। किसके थ्रू? राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ ली, और हमने ये भी समझा कि डिफरेंसेस क्या है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में। और ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं इसके पॉइंट्स क्या आते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और जो फर्टिलाइजर्स है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है। सेकेंड पॉइंट क्या था? जो मैन्योर है वो फील्ड में बनाए जाते हैं, है ना, जनरली कहाँ बनाए जाते हैं? फील्ड में बनाए जाते हैं। और जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये मैन मेड होते हैं और ये केमिकल्स होते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो मैन्योर हैं उसमें उतने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जितने न्यूट्रिएंट्स किसमें होते हैं? फर्टिलाइजर्स में होते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है? कि जो ये जो मैन्योर है ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है ये हार्मफुल होते हैं, है ना। ये सॉइल के टेक्सचर को खराब कर देते हैं, ये सॉइल पोल्यूशन कर देते हैं, ये वाटर पोल्यूशन भी कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए जो फार्मर है वो कैसे यूज करते हैं? वो दोनों को मिक्स करके, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके यूज करते हैं, जिससे उनकी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन आजकल क्या है? आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है, पता है ना, ऑर्गेनिक खेती होती है। उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक जो ये सब्सटेंस है वो डाले जाते हैं, यानी कि मैन्योर्स डाले जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।